नेम इज़ आज़म खान और मैं आपको फिज़िक्स पढ़ाऊँगा। इससे पहले वाले टॉपिक के अंदर अपन ने देखा था कि किसी वस्तु को किस तरीके से अपन आवेशित कर सकते हैं। अपन ने 3 विधियां पढ़ी थी। एक तो घर्षण विधि द्वारा अपन ने आवेशन पढ़ा था, एक चालन या स्पर्श द्वारा आवेशन पढ़ा था, उसी तरीके से तीसरा जो पॉइंट पढ़ा था अपन ने प्रेरण द्वारा आवेशन पढ़ा था। उसके बाद अपन ने देखा था कि आवेश का जो मात्रक होता है कूलम, और एसआई पद्धति के अंदर कूलम होता है और इसको अपन एम्पियर गुणा सेकंड भी बोलते हैं। सीजीएस पद्धति के अंदर स्टेट कूलम होता है। इसके बाद आवेशों के गुणधर्म भी पढ़े थे अपन ने, और इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वो होता है कूलम का नियम। कूलम एक वैज्ञानिक है, तो वैज्ञानिक ने इस नियम को दिया था, तो वैज्ञानिक के नाम पर ही इसको बोलते हैं अपन कूलम का नियम। कूलम ने क्या बताया कि जब 2 आवेश लिए उसने, कि 2 आवेश हैं Q1 और Q2। यहाँ पर ये Q1 आवेश है और यह आवेश है Q2। ये दोनों बिंदु आवेश हैं। उसने बोला बिंदु आवेश। बिंदु आवेश का क्या मतलब है? जब इन आवेशों का आकार इनके मध्य की दूरी की तुलना में कम है, इन दोनों आवेशों का आकार, इसका आकार छोटा सा है, यहाँ पर इसका आकार छोटा सा है, और इनके मध्य की दूरी डायग्राम से पता लग रहा है काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर इन आवेशों का आकार इनके मध्य की दूरी की तुलना में बहुत कम हो तो इन आवेशों को बिंदु आवेश बोलते हैं। तो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के लिए एक नियम दिया, उस नियम को बोलते हैं कूलम का नियम। कूलम ने क्या बताया कि उसने बताया कि माना कि 2 आवेश हैं, एक Q1 और एक Q2, और इनके मध्य की जो दूरी है वो है स्मॉल r। इन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी उसने कितनी मानी? स्मॉल r मानी। तो उसने बताया कि इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो इनके मध्य प्रतिकर्षण लगेगा, अगर दोनों नेगेटिव हैं तो इनके मध्य प्रतिकर्षण लगेगा, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो क्या लगेगा? आकर्षण। तो कूलम ने बताया इनके मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान, और बल को अपन दर्शाते हैं F से। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान दोनों आवेशों के, ये आवेश Q1 ये Q2, इन दोनों आवेशों के परिमाण, इस आवेश का परिमाण है Q1 और इस आवेश का परिमाण है Q2, इन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। जबकि एक लाइन तो ये हो गई कि इन दोनों बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। जबकि ये जो बल है F, इनके मध्य की दूरी कितनी है? स्मॉल r। इनके मध्य की दूरी स्मॉल r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये कूलम का नियम है। एक बार इसको बोले कि दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के तो समानुपाती होता है, जबकि इनके मध्य की दूरी स्मॉल r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको माना अपन ने समीकरण नंबर 1, इसको माना अपन ने समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 और 2 को अगर अपन सम्मिलित रूप से लिखें तो इस इक्वेशन को अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, स्मॉल f समानुपाती है Q1 Q2 अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अपन को पता है जब भी समानुपाती का चिन्ह हटता है तो वहाँ पर एक नियतांक आता है, तो यहाँ पर भी एक नियतांक आएगा। तो स्मॉल f बराबर समानुपाती का चिन्ह हटा दिया, एक नियतांक लगा दिया यहाँ पर K, Q1 Q2 अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला हो गया कूलम के नियम का। यहाँ पर K क्या है? एक समानुपाती नियतांक है, जहाँ K बराबर क्या है? समानुपाती नियतांक। K एक समानुपाती नियतांक होता है जिसका मान अलग अलग कंडीशनों में अलग अलग निकलता है। जैसे अगर इन दोनों आवेशों के मध्य निर्वात या वायु भरी हो तब इस K का मान कितना होगा? ठीक है, यदि आवेशों के मध्य
निर्वात या वायु हो, इन दोनों आवेशों के मध्य रिक्त स्थान में वायु या निर्वात हो, तब के का मान कितना हो जाता है? के बराबर हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर निर्वात की विद्युतशीलता कहलाती है, और इसको जब अपन सोल्व करते हैं तो इसका मान निकल के आता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये के का मान कब निकल के आता है? जब दोनों आवेशों के मध्य निर्वात या वायु हो, तब के की वैल्यू कितनी होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और जब इसको सोल्व करते हैं तो मान निकलता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। यहाँ पर ये जो एप्सिलॉन नॉट है, ये है निर्वात या वायु की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट निर्वात या वायु की विद्युतशीलता होती है, और इसका मान जो होता है वो होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू इतनी होती है एप्सिलॉन नॉट की। जब इस वैल्यू को अपन यहाँ पर रखते हैं और इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने के बाद इसकी डायरेक्ट वैल्यू कितनी आती है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये कंडीशन तो तब है, ये के का मान तब है जब दोनों आवेशों के मध्य निर्वात भरी हो। ठीक है, जब माध्यम भरा हो तब इसकी विद्युतशीलता का फॉर्मूला कितना हो, ये के का मान कितना हो जाता है? यदि आवेशों के मध्य माध्यम भरा हो, यदि इन दोनों आवेशों के मध्य कोई भी माध्यम भर दें, कांच भर दें या पानी भर दें, ठीक है, या कोई धातु भर दें, कुछ भी अगर अपन भर रहे हैं, धातु के लिए तो इन्फिनिटी हो जाता है, तो इनके मध्य अगर कोई माध्यम भर दें तो के का मान कितना हो जाता है? के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन। के का मान कितना हो जाता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन का मान जो होता है, ये जो एप्सिलॉन है, इस एप्सिलॉन को बोलते हैं अपन माध्यम की विद्युतशीलता। ठीक है, और हर एक माध्यम के लिए अलग इसकी विद्युतशीलता अलग अलग होती है। ठीक है, तो ये कूलॉम का नियम हुआ। माई सेल्फ आजम खान, और मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर अपने कूलॉम के बल के बारे में पढ़ा था। कूलॉम ने दो आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के लिए एक नियम दिया था, जिसे कूलॉम का बल बोलते हैं। कूलॉम का बल दो कंडीशनों के अंदर निकलता है, जब दो आवेशों के मध्य वायु या निर्वात हो। जब दोनों आवेशों के मध्य वायु या निर्वात हो तो कूलॉम का जो बल निकलता है वो निकलता है F0 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट होता है वो होता है वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। इसी तरीके से यदि आवेशों के मध्य कोई माध्यम भर दें, भर दें तो लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान होता है उसका मान हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहाँ पर एप्सिलॉन जो है वो माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता कहलाती है। ठीक है, इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वो आता है परावैद्युतांक। परावैद्युतांक को अपन दर्शाते हैं एप्सिलॉन R से। ठीक है, परावैद्युतांक एप्सिलॉन R बराबर होता है दो आवेशों के मध्य निर्वात या वायु में लगने वाला बल। यानी कि दोनों आवेश कहाँ पर रखे हों, निर्वात या वायु में, तो उनके मध्य कितना बल लग रहा है। और यदि उन्हीं आवेशों को, जिनके मध्य की दूरी को भी अपन ने परिवर्तित नहीं करा, उन्हीं आवेशों को यदि अपन किसी माध्यम में रख दें तो कितना बल लगने लग जाएगा, उनके मध्य कितना डिफरेंस आएगा, वायु में कितना डिफरेंस आता है और कोई माध्यम भरने पर कितना डिफरेंस आता है, उसको बताने के लिए परावैद्युतांक को दर्शाते हैं। परावैद्युतांक एप्सिलॉन R बराबर होता है निर्वात या वायु में आवेशों के मध्य बल
अपॉन अभिष्ट माध्यम में आवेशों के मध्य बल, यानी कि दोनों आवेशों के मध्य अगर अपन माध्यम भर दें तब कितना बल लगेगा। ऊपर वाले इसको तो अपन को पता ही कितना होता है, F नॉट। निर्वात या वायु में आवेशों के मध्य बल कितना माना है अपन ने यहाँ पर, F नॉट। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, F नॉट अपॉन माध्यम में आवेशों के मध्य बल, ये कितना है, Fm। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन Fm, ठीक है। इनकी वैल्यू अपन को पता है, अपन को आवेशों का परिमाण नहीं बदलना है, यानी इसका आवेश का परिमाण कितना था, Q1 Q2, और सेकंड कंडीशन के अंदर भी आवेशों का परिमाण कितना है, Q1 Q2 है। इनकी मध्य की दूरी को भी नहीं बदलना है, यहाँ पर मध्य की दूरी कितनी है, R, और यहाँ पर भी मध्य की दूरी कितनी है, R, ठीक है। तो इन दोनों फॉर्मूले को इसके अंदर पुट करेंगे अपन, तो एप्सिलॉन R बराबर कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन R बराबर F नॉट बराबर कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन स्मॉल r स्क्वायर अपॉन, ये तो अपन ने किसका मान रख दिया, F नॉट का, अपॉन Fm की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन, और Q1 Q2 अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है। इसके अंदर 1/4 पाई से 1/4 पाई कैंसिल हो गया, Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर से Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहाँ पर कितना बच गया, 1/एप्सिलॉन नॉट बटा 1/एप्सिलॉन, ये बच गया। तो यहाँ कितना बच गया, 1/एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1/एप्सिलॉन, ठीक है। ये ऊपर चल जाएगा एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन नॉट की तरह जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि एप्सिलॉन R बराबर अपने पास कितना निकल के आया, एप्सिलॉन R बराबर निकल के आया अपने पास एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर इसकी परिभाषा पूछे कि माध्यम के परावैद्युतांक को बताइए, ये माध्यम का परावैद्युतांक भी कहलाता है एप्सिलॉन R, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन यहाँ पर क्या है, माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता। तो एप्सिलॉन की परिभाषा कितनी है, माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता तथा वायु या निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात माध्यम का परावैद्युतांक कहलाता है, ठीक है। इसे आपेक्षिक विद्युतशीलता भी बोलते हैं, ठीक है, आपेक्षिक विद्युतशीलता, ठीक है, एप्सिलॉन R को। ये इसका दूसरा नाम है, माध्यम का परावैद्युतांक भी बोलते हैं इसे, माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता भी बोलते हैं। और ये 2020 के अंदर सवाल आया है कि माध्यम की विद्युतशीलता को परिभाषित कीजिए, ठीक है। तो माध्यम की विद्युतशीलता इस तरीके से होगी। एक बार और देख लीजिए इसकी परिभाषा क्या होगी, एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता बटे, यहाँ पर क्या है, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है, आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाती है, या माध्यम का परावैद्युतांक कहलाता है। इसको इस परिभाषा से भी कौन बता सकते हैं कि एप्सिलॉन R बराबर क्या होता है, निर्वात या वायु में आवेशों के मध्य बल तथा अभिष्ट माध्यम में आवेशों के मध्य बल का अनुपात माध्यम का परावैद्युतांक कहलाता है, ठीक है। तो परावैद्युतांक से रिलेटेड एक यहाँ पर न्यूमेरिकल है, ये अपने पाठ्य पुस्तक का एग्जाम्पल है 1.6। इसके अंदर है कि निर्वात में दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल कितना है, 18 न्यूटन निर्वात में। तो अपन को क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि निर्वात में, यानी कि F नॉट बराबर कितना दे दिया अपन को, 18 न्यूटन, ठीक है। निर्वात में दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल कितना है, 18 न्यूटन। यदि 1 मिलीमीटर चौड़ाई व 6 परावैद्युतांक की एक कांच की पट्टिका इनके मध्य रख दी जाए, एक कांच की पट्टिका दोनों आवेशों के मध्य रख रहे हैं, और उस कांच की पट्टिका की मोटाई कितनी है, 1 मिलीमीटर है, और उसका परावैद्युतांक कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, यानी कि एप्सिलॉन R अपन को दे रखा है, एप्सिलॉन R बराबर दे रखा है अपन को 6, ठीक है।
पराविद्युतांक की एक कांच की पट्टिका इनके मध्य रख दी जाती है, तो इनके मध्य लगने वाले बल का मान ज्ञात करिए, यानी कि माध्यम में लगने वाला बल का मान ज्ञात करना है अपन को, Fm ज्ञात करना है अपन को। यहाँ पर 1 मिलीमीटर मोटाई दे रखी, इससे अपन को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अपन के पास फॉर्मूला एक है, अपन के पास फॉर्मूला है एप्सिलॉन आर बराबर कितना होता है, एप्सिलॉन आर बराबर होता है F0 अपॉन Fm, ठीक है, F0 अपॉन Fm, ये अपन को पता होता है। अपन को किसका मान ज्ञात करना है, Fm का मान ज्ञात करना है। माध्यम भर दिया अपन ने, उसके अंदर कांच की 1 मिलीमीटर मोटाई और 6 पराविद्युतांक वाली पट्टिका भर दी, ठीक है। अब माध्यम भर दिया, तो अब इसके बाद उस पर लगने वाले बल का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर Fm का मान ज्ञात करना है, Fm को अपन ऊपर ले जाएंगे, एप्सिलॉन आर को किधर ले आएंगे अपन नीचे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, Fm बराबर F0 अपॉन एप्सिलॉन आर, ये अपने पास। और ये दोनों मान तो अपन को दे रखे हैं, F0 का मान कितना दे रखा है अपन को, 18 न्यूटन ये दे रखा है, और एप्सिलॉन आर का मान कितना दे रखा है, 6। तो यहाँ पर अपन मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, Fm बराबर F0 का मान 18/6, इसको इससे भाग लगाया तो कितना हो जाएगा, 3 बार जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ गया, 3, और बल का मात्रा कितना होता है, न्यूटन, तो 3 न्यूटन इसका आंसर है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो एप्सिलॉन आर है इसका कोई भी मात्रक नहीं होता, ऊपर भी न्यूटन है नीचे भी न्यूटन है, यहाँ पर मात्रक कट गए। एप्सिलॉन आर एक विमाहीन राशि होती है, और इसका ये जो न्यूमेरिकल है इसका आंसर अपने पास कितना निकल के आया, 3 न्यूटन। यहाँ पर पराविद्युतांक की एक टेबल बना रखी है मैंने, यहाँ पर कुछ पदार्थ दे रखे हैं, जैसे पदार्थ है वायु या निर्वात, इसके लिए जो पराविद्युतांक होता है उसका मान होता है 1। इसी तरीके से कांच के लिए 5 से 10, ठीक है। शुद्ध जल या अशुद्ध जल, इसके लिए पराविद्युतांक होता है 80, और जो सुचालक पदार्थ होते हैं उनके लिए पराविद्युतांक होता है अनंत, ठीक है। ये याद रखना है, ये भी एग्जाम में आ जाते हैं। नोट अपन को यहाँ ये याद रखना है कि जो एप्सिलॉन नोट है वो एक मात्रकहीन राशि होती है। अपना अगला जो टॉपिक है वो है कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण। चूंकि कूलॉम ने जो नियम दिया था वो बल के लिए दिया था, और बल जो होती है वो एक सदिश राशि होती है। तो सदिश राशियों की दिशाएं भी होती हैं, तो दिशा दर्शाने के लिए इसका किस तरीके से निरूपण करते हैं, बल को किस तरीके से दर्शाते हैं। यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम के अंदर 3 अक्ष दे रखी हैं। पहले अक्ष जो है वो है एक्स अक्ष, ये है वाई अक्ष, और ये है जेड अक्ष, 3 अक्ष हो गई, ठीक है। यहाँ पर 2 आवेश ले लिए अपन ने। पहला आवेश है Q1 आवेश का मूल बिंदु के सापेक्ष जो स्थिति सदिश है वो है R1 वेक्टर। इसी तरीके से यहाँ पर दूसरा आवेश है, ये है Q2 आवेश, और Q2 आवेश का मूल बिंदु के सापेक्ष जो स्थिति सदिश है वो है R2 वेक्टर, ठीक है। अब चूंकि ये 2 आवेश हैं, दोनों आवेश धनात्मक भी हो सकते हैं, ऋणात्मक भी हो सकते हैं, या एक प्लस हो सकता है एक माइनस हो सकता है। अपन ने माना कि इनकी प्रकृति समान है, और मान लो कि जैसे ये दोनों धनात्मक आवेश है, ये भी प्लस का आवेश है और ये भी प्लस का आवेश है। अब ये जो प्लस का Q आवेश जो है वो इस प्लस Q2 आवेश को इधर की ओर धक्का देगा, ठीक है। ये Q1 आवेश जो है वो इसको प्रतिकर्षित करेगा, और इसका जो मान है वो अपन ने मान लिया F21 वेक्टर, जो कि इधर की ओर लग रहा है, इस दिशा के अंदर लग रहा है। इसी तरीके से ये जो Q2 आवेश है, ये Q2 आवेश जो है वो इस Q1 पर भी बल लगाएगा, और ये जो Q2 आवेश है वो Q1 पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा, किधर की ओर लगाएगा, वो ऊपर की ओर लगाएगा, जिसका मान कितना मान लिया अपने F12 वेक्टर। अर्थात ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं और एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं, दूर एक दूसरे को दूर धक्का दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने इसके अंदर देखेंगे कि माना कि पहला क्या है, कूलॉम के नियम से Q2 आवेश पर Q1 के कारण बल, यानी कि इस Q2 आवेश पर बल लगा रहा है, किसके कारण, Q1 के कारण। ये Q1 आवेश जो है वो इसको इस दिशा में बल लगा रहा है, और इसका मान कितना है F वेक्टर 21। इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं F21
वेक्टर, ठीक है। और कूलॉम के नियम से अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था कि किसी दो आवेशों के किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल का मान होता है F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है, और सदिश रूप में लिखेंगे तो यहाँ पर R क्यूब घटता है। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें कि F21 वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा K, ठीक है, जो कि एक नियतांक होता है। इसी तरीके से इस आवेश का परिमाण कितना है Q1 पहले वाले आवेश का, दूसरे का कितना है Q2, दोनों आवेशों का परिमाण लिख दिया बटा इन दोनों के मध्य की दूरी, इन दोनों के मध्य की दूरी अपन ने मान ली R2, इन दोनों के मध्य की दूरी का जो परिमाण है वो अपन ने माना R21 वेक्टर R21 का स्क्वायर, ठीक है। और इनके मध्य का जो स्थिति सदिश हो गया वो कितना हो गया R21 कैप। अगर मैं इसकी दिशा बताऊं तो इसकी दिशा किधर की ओर बनेगी, नीचे की ओर, इस तरीके से, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी R21 कैप। तो R21 कैप किधर की ओर लग रहा है, नीचे की ओर, ये दिशा बता रहा है। तो F21 वेक्टर की दिशा किधर की ओर है, नीचे की ओर। तो इसकी स्थिति सदिश, इसका जो स्थिति सदिश है R21 कैप, उसकी दिशा भी किधर आ गई, नीचे की ओर। तो Q2 आवेश पर Q1 आवेश के कारण लगने वाला जो बल होता है वो तो इतना होता है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि Q2 आवेश जो है वो Q1 आवेश पर भी तो बल लगाएगा, तो ये जो Q2 आवेश है वो Q1 आवेश पर कितना बल लगाएगा, तो यहाँ पर Q1 आवेश पर Q2 के कारण बल। तो इसका फॉर्मूला वही कूलॉम के नियम से F12। देखो यहाँ पर ये जो आवेश है ये इसके ऊपर बल लगा रहा है, ये इसके ऊपर बल कितना लगा रहा है F12 वेक्टर। तो F12 वेक्टर वही कूलॉम के नियम का यूज कर, तो ये कितना हो गया K Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर, और इसका कितना आ गया R12 का कैप, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसकी और इन दोनों के मध्य, यहाँ पर Q2 के कारण Q1 पर जो बल लग रहा है ऊपर की ओर लग रहा है, और इसका स्थिति सदिश जो है वो किधर की ओर आएगा, ऊपर की ओर आएगा, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी R12 का, तो इसकी दिशा ऊपर की ओर जाएगी R12 कैप की, जबकि R21 कैप की दिशा किधर थी, नीचे की ओर। और यहाँ पर ये जो राशि होती है ये परिमाण को व्यक्त करती है इन दोनों के मध्य की दूरी कितनी है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं R12 और R21 की, तो यहाँ से Q1 से Q2 के मध्य का परिमाण और Q के मध्य की दूरी, और इसी तरीके से Q2 से Q1 के मध्य की दूरी तो सेम है। दूरी तो हमेशा जो दूरी अगर नापेंगे उसका परिमाण जो है वो तो बराबर आएगा, चाहे Q1 से Q2 नापे चाहे Q2 से Q1 से नापे। जैसे अगर टोंक से जयपुर जाना है 100 किलोमीटर, तो जयपुर से टोंक आएंगे तब 100 किलोमीटर रहेगा, तो इनका परिमाण तो समान रहता है। तो चूंकि R12 बराबर है R21, यानी कि इनके मध्य की दूरी चाहे ऊपर से नीचे की ओर नापे चाहे नीचे से ऊपर की ओर नापे, दोनों की दूरी तो क्या रहती है, बराबर रहती है। तो चूंकि इनका परिमाण समान है, अर्थात R12 को क्या लिख सकते हैं अपन, R21 लिख सकते हैं। तो R12 की जगह अपन ने यहाँ पर क्या लिख दिया, R21, बिल्कुल एज इट इज, नीचे के नीचे फॉर्मूला ऐसे ऐसे लिख दिया अपन ने, बस यहाँ पर R12 की जगह क्या लिख दिया अपन ने, R21 लिख दिया, ठीक है। तो अपनी इक्वेशन कुछ इस तरीके से हो गई। इसलिए F12 वेक्टर बराबर कितना होगा, K Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर R12 के। अब मैं बात करूं यहाँ पर R21 और R12 की, तो जैसे मैंने बात करा R12 तो ऊपर की ओर जा रहा है और इसी तरीके से R21 की तरफ आ रहा था नीचे की ओर। तो दोनों का मान तो बराबर होता है, लेकिन इनकी दिशाएं अलग अलग होती है। एकांक सदिश है तो इनका जो परिमाण होता है वो तो एक रहता है, दोनों का परिमाण तो समान है, लेकिन इनकी दिशाएं अलग अलग है। चूंकि R12 कैप जो है वो ऊपर की ओर लग रहा है और R21 कैप वो किधर की ओर लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है, अर्थात इनका परिमाण तो समान है, यानी कि दोनों एक दूसरे हैं तो बराबर है, लेकिन दिशाएं अलग अलग है, एक तो ऊपर की ओर जा रहा है और एक नीचे की ओर जा रहा है। तो इनकी दिशाएं अलग अलग होने के कारण तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, चूंकि R21 कैप जो है वो बराबर है R12 के, और यहाँ पर ये जो माइनस का चिन्ह है, ये माइनस का चिन्ह बता रहा है कि इन दोनों की दिशाएं क्या हैं, अलग अलग, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है। तो अपन ने क्या करा, इस वाली इक्वेशन के अंदर R12 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस R21, इसको माइनस को मैं लिख सकता हूँ माइनस, एक ही बात है। तो R21 कैप की जगह क्या लिख सकता हूँ, माइनस R21, R12 कैप की जगह क्या लिख सकता हूँ, माइनस R21 कैप, तो यहाँ पे लिख दिया इसकी जगह R12 कैप की जगह क्या लिख दिया, माइनस R21 कैप। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं बात करूँ इक्वेशन नंबर 2 की और इक्वेशन नंबर 1 की, इन दोनों इक्वेशन की अगर अपन तुलना करते हैं, समीकरण नंबर 1 की समीकरण नंबर 2 से अगर अपन तुलना करें, तो देखो यहाँ पर RHS की बात करें बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम, K Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर और R21 कैप, लेकिन यहाँ पर चिन्ह आ गया माइनस, दिशा को व्यक्त कर रहा है कि दिशा विपरीत दिशा में। तो ये दोनों बिल्कुल बराबर बराबर है, लेकिन माइनस का चिन्ह दिशा को बता रहा है कि विपरीत दिशा में लग रहा है, तो इनका LHS भी तो बराबर होगा। तो LHS भी इसका बराबर, अर्थात ये दोनों बल
F21 वेक्टर और F12 वेक्टर दोनों परिमाण में बराबर लगते हैं, लेकिन इनकी दिशा क्या होती है? विपरीत। एक नीचे की ओर लगता है, एक ऊपर की ओर लगेगा। अर्थात दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल हो रहा है, इन दोनों, यानी पहला आवेश दूसरे पर बल लगा रहा है, दूसरा आवेश पहले पर बल लगाएगा, तो इन दोनों आवेशों का मान तो बराबर होता है, परंतु इनकी दिशा क्या होती है? विपरीत होती है।